हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 एटम्स को कंप्लीट रिवीजन। देखिए, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी इस एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का क्या हुआ था, डिस्कवरी हो गया था। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों होगा क्या, देखिए ये एक स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होगा, ये गोल्ड फॉइल है और यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जैसे हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम। यूरेनियम एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसमें से अल्फा पार्टिकल क्या होगा, एमिट होगा। और ये उस रास्ते में क्या हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो अल्फा पार्टिकल हर तरफ फैल जाएगा। तो उसको उस बीम को जो हर तरफ अल्फा पार्टिकल फैला हुआ, उस बीम को सीधा रखने के लिए एक डिवाइस लगा देंगे, कॉलीमेटर। कॉलीमेटर उस जो फैले हुए बीम, इधर उधर जो बीम भाग रहा है अल्फा पार्टिकल का, उसे क्या कर देगा, सीधा जो सो दैट जाके वो गोल्ड फॉइल पे जाके टकराए। और उसके बाद ये थीटा क्या, स्कैटरिंग एंगल है। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्व किया गया, देखिए सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये देखा गया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, इस गोल्ड फॉइल से बिना डेविएट के, बिना कोई कोलिजन के सीधे सीधे आकर जिंक सल्फाइड पे आके हिट कर रहा है। ये मैंने ऐसे करके दिखाया है कि जिंक सल्फाइड पे आके वो हिट कर रहा है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला गया कि उसमें 8000 में एक अल्फा पार्टिकल क्या है, वो गोल्ड फॉइल से टकराता नहीं है, उससे टकरा करके मतलब दूर से ही, कुछ दूर पे ही क्या होता है, अपने रास्ते पर बैक हो जाता है। वन ऑफ अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 है ना, रिफ्लेक्ट बैक ऑन देयर ओरिजिनल पाथ। मतलब कि जिस रास्ते से आता है वो गोल्ड फॉइल से ना टकरा कर दूर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है एटम का, वो खाली होता है और सारा का सारा मास एटम का हो जाता है एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, जिस जगह को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहता है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है बच्चों, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ भागता है तो जो अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक होता है अपने पाथ से, यानी अल्फा पार्टिकल भागता भागता आएगा, न्यूक्लियस को टच ना करके कुछ दूर पहले से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। या आप ऐसे बोल सकते हो, इस पॉइंट पर जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसकी खत्म हो जाती है, यानी वो रुक जाता है और फिर वो वापस आता है। यानी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी आप ये बोल सकते हो, इट इज दैट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों याद कीजिए, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2e, और चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, देखिए न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, z। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, z इंटू में e। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था, K Q1 Q2 अपॉन में R। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K इंटू में Q1 हो जाएगा अल्फा का चार्ज यानी कि 2e, Q2 हो जाएगा न्यूक्लियस का चार्ज यानी कि Ze, और अपॉन में R क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसे हमने क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो गया, K को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2ze स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है किसका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। और इसमें मेन बात आपको ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी कि जब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना ही क्या होगा, कम। यानी ज़्यादा स्पीड से आएगा तो वो अल्फा पार्टिकल जो होगा न्यूक्लियस के नज़दीक चला जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा, कम होगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगा, वो दूर से ही भाग के चला जाएगा। तो यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच का, ये सेंट्रल लाइन ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और ये अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है उसका क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। ये अल्फा पार्टिकल सबका क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है।
ये अल्फा पार्टिकल सबका वेलोसिटी वेक्टर है। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंट्रल लाइन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का, नहीं है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया किसके लिए, इस अल्फा पार्टिकल के लिए। इस अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो गया, ये बी ए हो जाएगा। इस वाले के लिए ये हो जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। यानी इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, देखिए लिखा हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका आपको सीधे रिजल्ट याद रखना है, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। इम्पैक्ट पैरामीटर का रिजल्ट क्या याद रखना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनटू में कॉट थीटा बाई 2। के को क्या लिख देंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनटू में कॉट थीटा बाई 2। और अगर हम सेंट्रल अल्फा पार्टिकल, इस अल्फा पार्टिकल की बात करें तो आप गौर से देखिए ये अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से वापस आ जाएगा तो थीटा स्कैटरिंग एंगल कितना हो जाएगा 180, रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये वापस आ जाएगा अपने रास्ते से, तो एंगल कितना बन जाएगा 180। तो यहाँ पे 180 डालेंगे तो आप बताइए क्या हो जाएगा, कॉट 90 आ जाएगा, और कॉट 90 क्या होता है 0, तो इम्पैक्ट पैरामीटर भी क्या हो जाएगा 0। और देख लीजिए सेंट्रल अल्फा पार्टिकल का सेंट्रल लाइन से कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा 0। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है 5 स्टार टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट, बोर पॉस्टुलेट। पहला पॉस्टुलेट क्या था बोर का, इन्होंने बेसिकली रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन था उसी को एक्सप्लेन किया था। स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी कम होते होते वो न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता है। तो बोर ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एनर्जी इमिट नहीं करता है जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। एनर्जी कब इमिट करता है, वो जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। जब आप सेम ऑर्बिट में वो एनर्जी इमिट ही नहीं करेगा तो उसका एनर्जी बना रहेगा, तो वो हमेशा क्या करता रहेगा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा। और सेकेंड पॉस्टुलेट क्या बोला गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पॉस्टुलेट के नाम से जाना जाता है इस पॉस्टुलेट को कि बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो, nh अपॉन में 2π, या फिर एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोल सकते हैं, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन में 2π। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है बोर्ड का सेकेंड पॉस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2π। और बच्चों थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, हाँ देखिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कब करता है, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, मान लो इसकी एनर्जी है E इनिशियल और इसकी एनर्जी यहाँ पे जंप कर गया, इसका यहाँ पर इस ऑर्बिट की एनर्जी है E फाइनल, तो कितना एनर्जी एमिट कर देगा, जो एनर्जी एमिट करेगा वो होगा h न्यू, और वो किसके इक्वल होगा, E इनिशियल माइनस E फाइनल। ये थर्ड पॉस्टुलेट। मान लो यहाँ पर की एनर्जी 100 है और यहाँ पर की एनर्जी 40 है, तो जब इलेक्ट्रॉन 100 वाले एनर्जी लेवल से 40 वाले एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो 60 एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में रेडियस निकालना है, उसका एक्सप्रेशन करना है। तो बच्चों हम जानते हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर रास्ते पे चलता है तो उसे एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रोल प्ले करेगा वो कौन फोर्स करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यानी जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को चाहिए वो कौन दे देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो सेंटर की तरफ लगेगा, और यही फोर्स किसका रोल प्ले कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो किसका रोल प्ले कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होगा, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। k q1 की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि E, QT यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज यानी कि ZE अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो r किसके इक्वल हो जाएगा, k
जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। हम इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे और बोर के सेकेंड पोस्टुलेट से हम क्या करेंगे, यहाँ से वेलोसिटी को हटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर हम यहाँ से क्या करेंगे, दैट इज एम वी आर किसके इक्वल होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई। यहाँ से बच्चों हम v की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से बताओ v किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच अपॉन में 2 पाई और नीचे क्या आ जाएगा, m इंटू में r आ जाएगा। इसे 1 में क्या कर देंगे, ले जाकर पुट कर देंगे। तो r किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनली r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा क्या, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक m से एक m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, ये इधर चला जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट r का क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए, सारी चीज कांस्टेंट है और हाइड्रोजन एटम Z किसके इक्वल हो जाए बच्चों, 1। अब बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, ये सारी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे R किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन स्क्वायर के। तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया हमें कि रेडियस जो होता है वो एन स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो भी बिल्कुल सेम होगा, एकदम सेम तरीके से यहाँ भी डेरिवेशन करना। अगेन क्या लिखना है, हेयर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जेड ई इंटू में ई अपॉन में आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ से अब क्या करेंगे हम, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम आर। इसे इक्वेशन 1 लेंगे। तो अगेन क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। इस बार देखिए, जब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करना तो इस फॉर्मूले से आर को हटाना। देखिए, जब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करना होगा तो हमें रेडियस हटाना होगा, और जब रेडियस का एक्सप्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी हटाना पड़ेगा। किसके हेल्प से, बोर के सेकेंड पोस्टुलेट से। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी। इसे हम ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम, और r की जगह लिखेंगे एन एच, और ये सारी चीज चली जाएगी ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 पाई एम वी। एक v से v कट जाएगा, एक m से m कट जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा v इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू में 2 पाई अपॉन में एन एच। बाकी सारी चीज कांस्टेंट है। गौर से देखिए, बस आपको मेन चीज क्या याद रखना, वेलोसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के। एकदम ध्यान से याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पास होगा, टोटल एनर्जी में कौन कौन एनर्जी होगा, काइनेटिक भी एनर्जी होगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूरी बनाकर है। ये न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Ze, और ये r रेडियस पे एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से भाग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बना के तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो बारी बारी से निकालते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पर जो तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। उसके लिए अगेन क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के जेड ई इंटू में ई, यानी Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एक आर से आर कट जाएगा, तो एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर।
mv², इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा हाफ mv², और यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो kZe² अपॉन में 2r। तो गौर से देखिए ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का आ गया एक्सप्रेशन कितना आ गया, kZe² अपॉन में 2r, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन में R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q1 हो गया न्यूक्लियस का चार्ज Ze, Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस का E। आपको यहाँ पे माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए नहीं करा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव ही लिया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आपको लेना है वो क्या लेना, माइनस का E अपॉन में R। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस kZe² अपॉन में R, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये रहा kZe² अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस kZe² अपॉन में R। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, kZe² अपॉन R कॉमन, अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1/2, तो माइनस kZe² अपॉन 2r, ये आ गया बच्चों टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। आपको एकदम अच्छे से याद रखना होगा। अब आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसको ध्यान से देखिए, इसमें बस माइनस का फर्क है, बस इसमें क्या लगा हो, माइनस। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। यानी अगर आपको टोटल एनर्जी पता है कि माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप फिर इसको गौर से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को गौर से देखिए, सेम चीज़ है, बस इसमें क्या लगा हुआ अपॉन में 2 और यहाँ अपॉन में 2 नहीं है। यानी कि जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ और अपॉन में 2 है, तो आप बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर आपको टोटल एनर्जी दे रखा माइनस 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना हो जाएगा, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बच्चों, दो नोट बड़े ध्यान से याद रखना है। 1 जूल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा तो आपको 1.6 × 10⁻19 से -19 से डिवाइड करना, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के इक्वल होगा। देखिए टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आया, और आर हमने पीछे देख लिया। ये अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना हो जाएगा, 1। और इन सब की जो वैल्यू कैलकुलेट करके आते बेटा, इन सब की वैल्यू जो मैंने इसमें डाला है ना, तो ये होता है 0.5, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आती है। तो यहाँ से आप R बता सकते हो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.53 इंटू में n² एंगस्ट्रॉम। अगर इसको आप इन सबको वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, अब इस R की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, K की वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर वगैरह करेंगे, और फिर उसके बाद उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे इससे डिवाइड करके। तो टोटल एनर्जी का जो फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों, वो आपको क्या याद रखना है, -13.6 अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर अदर देन हाइड्रोजन एटम होगा तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन में n² इंटू में Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, और अगर कोई एलिमेंट होगा तो आप उसके लिए एटॉमिक नंबर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और टोटल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं।
देखिए बच्चों एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट, जैसे टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट क्या आ गया फॉर हाइड्रोजन एटम -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट में यानी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकालना हो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड ऑर्बिट में अगर निकालना हो यानी n की जगह 2 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -13.6 अपॉन में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसकी वैल्यू याद रखना, ये कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट या फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होता है -13.6 अपॉन 9, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ ऑर्बिट में आप याद रखना -13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 जब करेंगे तो ये आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम। हम जानते हैं फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है कितना, h न्यू इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। ये इतना एनर्जी रिलीज करता है। अभी अभी हमने देखा nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला क्या था -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो h न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, E इनिशियल हो जाएगा -13.6 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस माइनस प्लस 13.6 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो h न्यू को लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा। यहाँ से क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, और ये भी कॉमन ले लेते हैं 13.6। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन में n फाइनल स्क्वायर और -1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। और यहाँ से निकाल लेते हैं 1 अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा 13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एसआई में कैसे करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁴ मैंने बताया था, माइनस के 19 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में hc। h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 और यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर -1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। ये सारी चीज क्या है कांस्टेंट, इसे सॉल्व वॉल्व करके एक कांस्टेंट नाम रख देंगे r, रेडबर्ग फॉर्मूला। तो 1 अपॉन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा एक कांस्टेंट r जिसे हम बोलेंगे रेडबर्ग फॉर्मूला इनटू में 1 अपॉन में n फाइनल स्क्वायर -1 अपॉन में n इनिशियल स्क्वायर। ये आ जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको अच्छे से याद रखना होगा इसे। और जहाँ पे बच्चों r क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है 1.097 ऐसे करके होता है इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये आपको और अप्रोक्सीमेट आप क्या लिख सकते हैं न्यूमेरिकल में ओनली 10⁻⁷ पर मीटर। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए बच्चों वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम, जिसमें सबसे पहला है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इन फर्स्ट ऑर्बिट यानी n फाइनल क्या हो जाएगा इसका 1 यानी ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, कहीं से जंप करे लेकिन जंप किस पे करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पे, यानी n फाइनल क्या होगा इसमें लाइमन सीरीज में फिक्स होगा कि जंप तो किस पे ही करेगा 1 पे, 2 से 1 पे कर सकता है, 3 से 1 पे कर सकता है, 5th ऑर्बिट से 1 पे कर सकता है, लेकिन जंप तो किस पे करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पे ही करेगा। तब जाकर कौन सा सीरीज कहलाएगा लाइमन सीरीज। यानी n फाइनल हो गया फिक्स 1, तो n इनिशियल क्या क्या हो सकता है 1 तो हो नहीं सकता है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन क्या हो सकता है इन्फिनिटी। तो इससे आप रेडबर्ग फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू में 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा r, n फाइनल तो फिक्स हो गया तो ये 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आपसे लाइमन सीरीज में पूछा जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा। तो देखिए लैम्डा मैक्सिमम कब होगा जब 1 अपॉन लैम्डा क्या होगा मिनिमम होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा मिनिमम। अब 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम कब होगा जब उसमें से माइनस होने वाली चीज क्या हो मैक्सिमम। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू
100 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब उसमें से माइनस होने वाला चीज़ क्या हो, मैक्सिमम। तो ये माइनस हो रहा है तो ये चीज़ क्या हो, मैक्सिमम। 1/n इनिशियल का स्क्वायर क्या हो, मैक्सिमम। और किसी चीज़ का रेसिप्रोकल मैक्सिमम कब होता है, जब नीचे वाली चीज़ क्या हो, मिनिमम। तो n इनिशियल को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। यानी ओवरऑल आप ये रट्टा मार लो, ये तो मैंने समझा दिया, आप ये लर्न कर लो कि अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम निकालना हो तो आपको n इनिशियल क्या लेना, मिनिमम। और लैम्डा अगर मिनिमम निकालना है तो n इनिशियल क्या लेना, मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए आप सीधे सीधे याद रख लेना कि n इनिशियल क्या लेना, आपको मिनिमम लेना है। और लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए आपको याद रख लेना है n इनिशियल क्या ले लेना है, मैक्सिमम ले लेना है। तो n इनिशियल की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2, और n इनिशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपको मिलेगा मैक्सिमम वेवलेंथ और यहाँ से मिलेगा मिनिमम वेवलेंथ। देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 1 में लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा r, और ये है 1 माइनस 1 में n इनिशियल को क्या लेना है, 2 लेना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए 1 में लैम्डा मैक्सिमम किसके इक्वल हो गया, r इंटू में 3/4, यानी लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा ये। तो लैम्डा मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 4 में 3r, ये आ जाएगा। और r की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें पता है। और मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, 1 में लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू में 1 माइनस 1 में, अभी बताया लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब n इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और n इनिशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इन्फिनिटी डाल दीजिए, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाए, 0। तो 1 लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, r। तो लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, 1/r। ये बात किसकी थी, लाइमन सीरीज की। अब नेक्स्ट सीरीज है बामर सीरीज। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इन सेकेंड ऑर्बिट या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n फाइनल फिक्स हो गया, वो सेकेंड ऑर्बिट में ही जंप करेगा। भले ही जंप कहीं से करे, 3 से करे, 4 से करे, 10 से करे, इन्फिनिटी से करे, लेकिन जंप किस पे करेगा, सेकेंड ऑर्बिट पे। तो n इनिशियल क्या हो जाए, कहाँ से जंप करेगा, थर्ड से जंप कर सकता है, फोर्थ ऑर्बिट से जंप कर सकता है, फिफ्थ ऑर्बिट से जंप कर सकता है, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट से जंप कर सकता है। तो अब इसका रेडबर्ग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 में लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू में 1 में n फाइनल, तो 2 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका रेडबर्ग फॉर्मूला। अगेन हम क्या करेंगे, जब हम इसका मैक्सिमम वेवलेंथ निकालेंगे तो हमें क्या लेना होगा, n इनिशियल की मिनिमम वैल्यू। तो n इनिशियल की मिनिमम वैल्यू कितनी है बताइए, 3। तो निकालिए 1 में लैम्डा मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, r इंटू में 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9। तो 1 लैम्डा मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, r इंटू में यह जगह 9 माइनस 5 यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि 5 में 36। तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 36 में 5r। और r हम जानते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें याद है। जब हमें मिनिमम वेवलेंथ निकालना होगा तो लैम्डा मिनिमम कब निकलेगा, जब इसके जो n इनिशियल की वैल्यू है वो क्या हो, मैक्सिमम। n इनिशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा 1 लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू में 1/4 माइनस 1 में इन्फिनिटी। तो 1 लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, r/4। तो लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 4 में r। इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बच्चों, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज सेम तरीके से करेंगे। पास्चन सीरीज में किस में जंप करेगा, थर्ड ऑर्बिट में, तो n फाइनल हो जाएगा थर्ड और n इनिशियल क्या हो जाएगा 4, 5, 6 से लेकर क्या हो जाएगा यहाँ तक इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू में
1 अपॉन में 9 माइनस 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर। उसी तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n इनिशियल लेंगे 4 और मिनिमम वेवलेंथ के लिए n इनिशियल की वैल्यू लेंगे इन्फिनिटी। सेम ब्रैकेट सीरीज में किस में जंप करेगा, 4th ऑर्बिट में, और पी फंड सीरीज में किस में जंप करेगा, 5th ऑर्बिट में। तो यहाँ पर n इनिशियल क्या हो सकता है, 5, 6, 7 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ क्या हो सकता है 6, 7, 8 से लेकर के इन्फिनिटी। और सेम तरीके से हम इस सीरीज में भी ब्रैकेट और पी फंड सीरीज में भी मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हैं।